बाता मरु धरारे सूर विरारे। कहानी है नमक का मोल। रूपावत खेत सिंह की ढाणी जोधपुर शहर से कुछ ही कोस दूर थी। उसके घर में उसकी बुढ़ी और रोगी माँ तथा नवविवाहित पत्नी के अतिरिक्त कोई नहीं था। माँ का वह इकलौता बेटा था, इसलिए वह उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। उसने वेदव्य के लंबे 20 बरस उसी बेटे का मुंह देखकर बिताए थे। बीमार बूढ़ी माँ की एकमात्र इच्छा पुत्र का मुंह देखकर मरने की थी। उस वर्ष अकाल था, पेट भर खाने को बाजरा नहीं हुआ था, इसलिए खेत सिंह को शहर में लकड़ियों के गट्ठर बेचकर जीवन यापन की सामग्री जुटानी पड़ती थी। फिर भी गरीबी की गोद में एक छोटा परिवार सुख और संतोष से खेल रहा था। दिन का तीसरा पहर हो चुका था। बुढ़ी माँ ने झोंपड़ी में से लेटे ही लेटे देखा, खेत सिंह शहर में बेचने के लिए ऊंट पर लकड़ियों का गट्ठर बांध चुका था। आज तो बहुत देर हो गई है बेटा, वापस कब आओगे? माँ ने लेटे ही लेटे कहा। देर तो हो गई है माँ, पर खाने के लिए घर में एक दाना भी अनाज नहीं है, इसलिए गट्ठर बेचकर शहर से बाजरा लाऊंगा, तब जाकर चूल्हा जलेगा। अगर गट्ठर संध्या को ही बिक गया तो रातों रात आ जाऊंगा, नहीं तो कल दोपहर तक आ सकूंगा। बेटा, न मालूम क्यों आज मेरा जी बेचैन है। सवेरे तो अच्छा था माँ, कहते हुए खेत सिंह माँ की खाट के पास गया। उसने देखा उसकी माँ की आंखों में आंसू छलक आए थे। वह वहीं खाट से सटकर भूमि पर बैठ गया और श्रद्धापूर्वक माँ के आंसू पोंछता हुआ बोला, क्यों माँ, आज तू रो क्यों रही है? यूं ही बेटा, तुझे देखकर आंखों में पानी आ गया। मैं तो ठीक हूँ माँ। ठीक तो है बेटा, पर न मालूम आज क्यों मेरी दाहिनी आंख और भुजा फड़क रही है और जी बेचैन हो रहा है। तेरे लिए मैं वैद्य जी से दवाई लाऊंगा माँ। लाना बेटा, कहती हुई वरदा ने खेत सिंह के सिर पर हाथ फेरा और फिर उसके सिर को अपनी छाती पर रखकर अबोध शिशु की तरह चिपका लिया। वह उसका सिर सहलाने लगी। उसने अपना हृदय कड़ा किया, पर न मालूम क्यों आंसू उस दिन रुक ही नहीं रहे थे। तो आज मैं नहीं जाऊंगा माँ, खेत सिंह ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा। जरूर जाओ बेटा, नहीं तो 3 प्राणी खाएंगे क्या? मैं तो रोगी हूँ, इसलिए कई तरह के विचार मन में आते रहते हैं। तेरे सिवाय मेरे और है भी कौन? इसलिए जब तेरा प्यारा मुखड़ा देखती हूँ तो खुशी से भी रोना आ जाता है मेरे लाल। कहती हुई वरदा ने खेत सिंह के गालों पर हाथ फेरा। माँ, तेरे लिए और क्या लाऊं? और कुछ नहीं बेटा, जल्दी मुझे संभाल लेना। जब खेत सिंह माँ की झोंपड़ी से बाहर निकला, तब झोंपड़ी की बगल में बाजरे की 2 रूखी रोटियों को एक चिथड़े में बांधे हुए खड़ी उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी दिखाई दी। उसे देखते ही खेत सिंह की उदासी छिन्न भिन्न हो गई। उसे आज वह चौरी की पौरी को पहली बार धोकर ओढ़े हुए अतीव भली मालूम पड़ रही थी। उसकी लुभावनी चितवन अपूर्व सुंदरता और मुस्कान मिश्रित भावभंगी को वह कुछ क्षण देखता रहा। फिर वह उसके हाथ से रोटी लेने को आगे बढ़ा। उस समय ढाणी में अन्य कोई व्यक्ति न था। उसकी इच्छा हुई कि उसका हाथ पकड़कर उससे 2 बातें की जाए, पर दिन के समय उसे सोने और उससे बात करने का उसका साहस न हुआ। सूर्य नारायण की साक्षी में वह अपनी स्वयं की उपस्थिति से लज्जित हो उठा। रोटियां उसके हाथ से लेकर वह शीघ्रतापूर्वक मुड़ गया। इतने में उसकी अंगरखी का पिछला छोर किसी ने पकड़ लिया। खेत सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। मेरे लिए एक काजल का कुंपला और आरसी लाना। खेत सिंह ने बोलकर उत्तर देना उचित नहीं समझा। यदि माँ ने सुन लिया तो वह क्या कहेगी, यह उसे डर था। वह लज्जा से सिहर उठा, पर मन ही मन इस अधिकारपूर्ण आदेश से कृतकृत्य हो गया। वह अपने पिता के हाथ की फटे म्यान की तलवार को बगल में दबाकर और ऊंट को अपने पीछे खींचकर शहर की ओर चल पड़ा। उसने कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा। ढाणी की बाड़ पर से एक गुलाबी सिर उसे देख रहा था। कुछ दूर जाकर फिर उसने पीछे देखा। वह सिर ज्यों का त्यों एकटक उसे देख रहा था। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बार उसने मुड़कर देखा।
प्रत्येक बार दो सज्जन नेत्र उसे वियोग मुद्रा में देखते हुए से जान पड़े। अंत में उसने एक बालू के टीले पर चढ़कर पीछे देखा। इस बार भी बाढ़ के सहारे उसे वही मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ा। उसने मन ही मन उस चेष्टा के मूक भाषण और आग्रह को समझ लिया। फिर इधर उधर देखकर उसने अपना दाहिना हाथ ऊंचा किया और वह टीले की ढाल पर दूसरी ओर उतर पड़ा। अब उसने ऊंट की गर्दन पर मोहरी डाल दी और समय ऊंट के पीछे हो गया। ऊंट भी जुगाली करता हुआ अपने चिर परिचित मार्ग पर सामान्य गति से आगे बढ़ने लगा। खेत सिंह आगे बढ़ रहा था, पर उसका मन पीछे खींच रहा था। भांति भांति के भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो रहे थे। उसने मनोरंजन के लिए राणा कासबा आलापना शुरू किया। इस लोकगीत के विरहपूर्ण स्थल उसे अत्यंत ही मार्मिक लगे। उसने गीत के संपूर्ण भाव का अपने में आरोपण किया और उच्च स्वर से गाने लगा। गीत समाप्त हुआ और उसने ऊंट की चाल बढ़ाने के लिए मुंह से टिच टिच किया। ऊंट ने मार्ग में चरती हुई सांडियों को देखते हुए अपनी चाल बढ़ा दी। थोड़ी देर पश्चात उसका मन फिर माँ की खाट पर चला गया। उसके मन में आया, मेरी माँ कितनी भोली है। आज मैं शहर आने लगा तो वह इस प्रकार रोने लगी जैसे कभी वापस आऊँगा ही नहीं। उसने बहुत दुख उठाकर मेरा लालन पालन किया है। मामा से खेती करवाती रही और समय पेट पर पट्टी बांधकर 300-400 रुपये इकट्ठे किए। उन्हीं रुपयों से मेरा विवाह हुआ और यह ऊँट खरीदा, नहीं तो आज मेरा जीवन कितना दुखी होता। इस बार वह यदि ठीक हो गई तो उसकी खूब सेवा चाकरी करूँगा। उसके उपकारों का थोड़ा बहुत बदला तो चुका ही दूँगा। फिर वह भगवान से अपनी माँ को जल्दी स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगा। माँ के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए नाड़ी के भौमिया जी को एक नारियल का चढ़ावा बोल दिया। पश्चिमी क्षितिज पर आंधी के लक्षणों को देखते हुए उसने जीभ के अग्रभाग को तालू से टकराते हुए टिच टिच कर दिया। ऊंट ने अपनी चाल कुछ और तेज कर दी। फिर उसे अपनी पत्नी का ध्यान आया। उसने मन ही मन सोचा, आज की रात कितनी कठिनाई से कटेगी। वह बहुत देर तक मेरा इंतजार करती रहेगी। यदि मैं नहीं आया तो उसे कितना बड़ा दुख होगा। अब कहीं गया भी तो रात्रि को बाहर कहीं नहीं रुकूंगा। फिर उसे अपनी पत्नी को प्रसन्न करने की बात ध्यान में आई। उसने सोचा, अगर इस वर्ष भगवान ने पैदावार अच्छी कर दी तो उसके लिए 3 मोहर का नमाजिया जरूर घड़ाऊंगा। अगर 5 रुपये बचा लिए तो दक्कन का चीर तो इसी वर्ष खरीद दूंगा। फिर उसका ध्यान लकड़ियों के गट्ठर पर गया। उसने सोचा, 5-7 मन सूखी लकड़ी है, 12 आने तो मिल ही जाएंगे। 8 आने का बाजरा खरीदूंगा। शायद 1 आने में आरसी और 2 पैसे में कुंपला आ जाएगा। 1 आने की माँ के लिए वैद्य जी से दवाई लाऊंगा। 1 आने का माँ को मीठा दलिया कर देने के लिए गुड़ ले जाऊंगा और 2 पैसे बचाकर पास रखूंगा। इस प्रकार के विचार प्रवाह में बहता हुआ खेत सिंह सूर्य अस्त के समय जोधपुर पहुंचा। जब तक वह शहर में गट्ठर बेचने के लिए पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। रात्रि के समय आधा ही मूल्य मिलने की संभावना थी। अतएव वह शहर में अधिक न घूमकर रात्रिकालीन विश्राम के लिए निमाज की हवेली चला गया। सवेरे शीघ्र ही गट्ठर बेचकर और सामान खरीदकर उसने लौटने का विचार किया। उसने हवेली की 4 दीवारी के एक कोने में ऊंट को बैठाकर गट्ठर उतार दिया और उसके आगे खाने को चारा रख दिया। उन दिनों निमाज ठाकुर सुल्तान सिंह अपनी हवेली में वहीं ठहरे हुए थे। उनका रसोड़ा आगंतुकों के लिए 24 घंटे खुला रहता था। हवेली में ठहरा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी समय वहां भोजन कर सकता था। खेत सिंह रोटियां तो अपने घर से लाया ही था। उसने रसोइये से थोड़ी सी दाल लेकर रोटियां खाई और वह अपने ऊंट के पास जाकर वहीं जमीन पर सो गया। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले ही उठ गया। सोच आदि से निवृत्त होकर उसने ऊंट पर गट्ठर बांधा। उसका मन अपनी वृद्धा माँ और पत्नी से मिलने के लिए आतुर हो
रहा था, इसलिए वह शीघ्र गट्ठर बेचकर घर पहुंचना चाहता था। उसने ठोकर मारकर ऊंट को खड़ा किया। इतने में उसे सुनाई पड़ा, सब लोगों को ठाकुर साहब बुला रहे हैं, शीघ्र महल में आ जाओ। मुझे भी, हाँ तुम्हें भी। वह ऊंट को वहीं छोड़कर टूटे म्यान की तलवार सहित महल की ओर चल पड़ा। ठाकुर सुल्तान सिंह ने सब लोगों को एकत्र करके कहा, कुछ चुगलखोरों ने दरबार महाराजा मान सिंह जी के कान मेरे विरुद्ध भर रखे हैं। वे बहुत दिनों से मुझे मरवाने अथवा बंदी बनाने की ताक में थे। आज उन्हें अपनी मनोकामना पूरी करने का अवसर मिल गया है। मेरी हवेली को चारों ओर से जोधपुर की सेना ने घेर लिया है और दुर्ग की तोपों का मुंह हवेली पर लगा लिया है। मैं भी राजपूत हूँ, कुत्ते की भांति पकड़ा नहीं जाऊंगा। आज भगवत कृपा से समरागढ़ में जूझने का दुर्लभ अवसर आया है। आज सबको मालूम हो जाएगा कि मेरी तलवार में कितना पानी है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़ लिया। आप लोगों में से जो मेरा साथ देना चाहे वे यहीं ठहर जाए, बाकी के लोग खुशी से अपने घर जा सकते हैं। मैं आपका साथ दूंगा। आगे बढ़ते हुए खेत सिंह ने कहा, तुम कौन हो? मैं एक राजपूत हूँ, पर मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। तुम क्यों मेरे साथ व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाना चाहते हो? मैंने आपका नमक खाया है। कैसा नमक? मैं नहीं समझा। रात्रि को आपके रसोड़े से लेकर मैंने दाल खाई थी और उस दाल में आपका नमक था। अच्छा, पर मेरा नमक इतना महंगा तो नहीं है कि उसकी छोटी सी मात्रा का मूल्य प्राण हो। ठाकुर साहब, राजपूतों के सिर से नमक सदैव महंगा होता है और सिर वह सदैव सस्ता होता है, और इसलिए सस्ते होने के कारण राजपूत के सिर की सब और मांग रहती है। उसी के कारण राजपूत की इज्जत है और रहेगी। जिस दिन उसका सिर महंगा हो जाएगा, उस दिन उसकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। वह निरुपयोगी और भार स्वरूप बन जाएगा। लड़के, तुम अभी नादान हो और सोचो। मैंने खूब सोच लिया है। तुम्हारे घर में कौन है? एक बूढ़ी माँ और स्त्री। तो उनकी देखभाल कौन करेगा? भगवान। लड़के, तुमने यह बातें कहाँ सीखी? यह तो साधारण सी बातें हैं, हर एक राजपूत को जानना चाहिए, पर मैं तुम्हें यहाँ लड़ने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम अपने घर जाओ और बूढ़ी माँ की सेवा करो। मेरा कर्तव्य मुझे आज्ञा देता है। ठाकुर साहब, आप मेरे सामने अब अधिक धर्म संकट पैदा मत कीजिए। यह कहते हुए खेत सिंह महल के नीचे उतर गया। उसने देखा जोधपुर के पर्वतीय दुर्ग की तोपों का मुंह हवेली पर था और हवेली चारों ओर से सेना से घिरी हुई थी। थोड़ी देर में धाएं धाएं सुनाई दी। तोपों के गोले और गोलियों की वर्षा प्रारंभ हो गई। दोनों ओर से वीर भूमि पर गिरने लगे। लोगों ने देखा एक फटे पुराने चिथड़े पहना हुआ आदमी अपनी मैली सी तलवार लेकर महाराज की सेना पर टूट पड़ा था। उसकी तलवार की मार से चारों ओर हाहाकार मच गया। 50 सैनिकों को उसने हताहत कर दिया। धाई से एक गोली उसके हाथ में लगी। उसने दूसरे हाथ में तलवार पकड़ ली। एक टांग में, एक पेट में, एक सीने में आकर गोली लगी। उसका समस्त शरीर सलनी हो गया, पर वह अब तक नमक का मूल्य चुका ही रहा था कि एक गोली उसके सिर में आकर लगी और वह धाराशायी हो गया। अब नमक का मूल्य चूक गया था। दूसरी ओर संवत 1876 की आषाढ़ बदी एकम को हवेली के उस एकांत कोने में लकड़ियों के गट्ठर को लादे हुए जुगाली करता हुआ ऊंट अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसी तरह की लेटेस्ट कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।